फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मेड सिंपल बुक्स के आधार पर ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो मानव भूगोल के प्रयोगात्मक पक्ष हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब मान लीजिए यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन करता है कि स्पेशियल एनालिसिस यानी स्थानिक विश्लेषण क्या है। पहली चीज आपसे पूछी गई कि स्थानिक विश्लेषण क्या है। दूसरी चीज पूछी गई कि इसकी शुरुआत भूगोल में किन कारणों से हुई या कब से हुई, यानी इसके इतिहास के बारे में थोड़ा पूछा गया। और तीसरी चीज पूछी गई कि इसकी प्रयोगात्मक उपयोगिता क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। देखिए, जो स्पेशियल एनालिसिस है, जो स्थानिक विश्लेषण है, ये कहीं ना कहीं जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है वहीं से निकल कर आया है। यानी जो स्थानिक विश्लेषण है वो मात्रात्मक क्रांति की देन है। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको अलग से जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ाया हुआ है। हम लोग अपना विषय चेंज नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि स्थानिक विश्लेषण क्या है। देखिए, यहाँ रेड कलर से आप लिखा देख सकते हैं, स्थान में मनुष्य का अध्ययन, द स्टडी ऑफ मैन इन स्पेस। यानी किसी पर्टिकुलर स्थान में जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, जैसे कि मनुष्य का सेटलमेंट हो गया यानी बसाव क्षेत्र हो गया, मनुष्य की इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब का अध्ययन करना स्थानिक विश्लेषण है। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफर्स हैं, जब वो कहते हैं कि हम स्थानिक विश्लेषण कर रहे हैं, स्पेशियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट भी है, लेकिन समझाने में इंग्लिश टेक्स्ट आसान रहेगा तो मैं इंग्लिश को यूज करूंगा। ह्यूमन ज्योग्राफर्स आर कंसर्न्ड विद द स्पेशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड फॉर्म सच एज टाउन ट्रांसपोर्ट लिंक रिजल्टिंग फ्रॉम देयर इंटरेक्शन। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मनुष्यों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होते हैं, तो इसकी वजह से कुछ फॉर्म क्रिएट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये टाउन ए है, एक ये ए शहर हो गया, एक बी शहर हो गया। अब ए और बी शहर के बीच में अगर व्यापार होना है तो आप देखेंगे दोनों के बीच में आपको रोड दिखाई देगी, और रोड के किनारे किनारे बीच में आपको कुछ दुकानें भी दिखाई दे जाएंगी, पेट्रोल पंप दिखाई दे जाएंगे। तो इस स्पेस में देखिए कई सारी फॉर्म का मतलब होता है कोई भी रूप। तो कई सारे रूप उभर कर आ रहे हैं आपके सामने इस पूरे स्पेस में। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मनुष्यों के बीच अंतर संबंध हो रहा है। तो जो मनुष्यों के बीच अंतर संबंध होता है और उसकी वजह से जो फॉर्म उभर के आती हैं, इसी को समझना कि किस तरह से ये फॉर्म, किस तरह से फॉर्म जब कहूं मैं, तो आप समझिए कि मैं बात कर रहा हूं सेटलमेंट, इंडस्ट्री, इस तरह की चीजों की। तो किस तरह से ये सारी फॉर्म उभर कर आती हैं मनुष्यों के अंतर संबंध से, इस बात को समझना, इस ओर मानव भूगोल वेताओं का पूरा ध्यान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानिक विश्लेषण सामने आया। तो अगर आपसे कहा जाए स्थानिक विश्लेषण का क्या उद्देश्य है, तो सिंपल वन लाइन में आप क्या कहेंगे कि मनुष्यों के बीच होने वाले अंतर संबंधों के कारण जो फॉर्म सामने आती हैं, जो रूप सामने आते हैं, उनको समझना, एक स्थान में किस तरह से ये रूप आते हैं इसको समझना, ये मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण का उद्देश्य है। आगे देखिए, 1960 में मानव निर्मित पर्यावरण पर जोर देने के साथ ही समाज के स्थानिक संगठन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और ये जानने का प्रयास हुआ कि वे स्थान से कैसे प्रभावित होते हैं। यानी 1960 के बाद से क्या परिवर्तन आया भूगोल में कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण मतलब एक स्थान को मनुष्य जिस प्रकार से परिवर्तित करता है। आप कुछ बिल्डिंग बना लेते हैं, कहीं पर दुकानें बना लेते हैं, कहीं पर इंडस्ट्री लगा देते हैं, कहीं पर पार्क बना देते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि मनुष्य द्वारा जो ये पर्यावरण पर मनुष्य द्वारा ये जो पर्यावरण का निर्माण किया जाता है किसी स्थान पर, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। और साथ ही इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि जो समाज का स्थानिक संगठन है उसके ऊपर किसी स्थान का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्थान है, यहां पर मान लीजिए कोयला पाया जाता है। अब यहां पर कोयला पाया जाता है तो इस संसाधन का मनुष्य के पूरे संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा। हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इस स्थान पर इतनी ज्यादा ठंड होती है, इतनी ज्यादा शीतलता है कि ये मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है।
लेकिन फिर भी मनुष्य यहाँ पर रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि यहाँ पर संसाधन पाया जाता है। तो यानी कि मनुष्य का जो स्थानिक संगठन है उसके ऊपर इस संसाधन का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये समझना कि एक जो किसी स्थान के ऊपर जो मनुष्य रह रहा है, मनुष्य का जो स्थानिक संगठन है, उसको इस स्थान ने कैसे प्रभावित किया, ये मानव भूगोल का उद्देश्य हो गया। कब से हो गया? 1960 से। तो दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि जो मानव भूगोल है इसमें स्थानिक विश्लेषण कैसे शुरू हुआ, आपको पता चल गया कब से शुरू हुआ। उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है। अब देखिए स्थानिक विश्लेषण किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती है। तो इस जटिल दुनिया में एक व्यवस्था खोजने के लिए और ऐसे सिद्धांतों को विकसित करने के लिए जो स्थान और वितरण की व्याख्या करेंगे। देखिए जब आप टेक्स्ट मुझसे सुनेंगे तो हमेशा कठिन लगेगा, लेकिन जब समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए दुनिया बहुत ज्यादा जटिल है, जाहिर सी बात है। कहीं पर आपको इंडस्ट्री दिखाई देती है, कहीं पर लोग रहते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कहीं रेगिस्तान है। तो यानी कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि इनको समझना कठिन हो जाता है। तो ऐसे में अब देखिए अगर कोई आपके पास सिद्धांत नहीं होगा तो आप दुनिया में व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं आप नहीं समझ पाएंगे। तो मान लीजिए ये भारत है और ये मान लीजिए अमेरिका है। तो भारत से अमेरिका कुछ लोग प्रवास करके जाते हैं और कुछ लोग अमेरिका से वापस भारत आते हैं। कुछ लोग मान लीजिए बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं। तो ये प्रवास जो है, अब आप इसको समझना चाहते हैं, अगर आप इसको बिना किसी सिद्धांत के समझेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे? आपको लगेगा कोई भी कहीं से कहीं चला जाता है और कोई भी कहीं से कहीं आ जाता है। लेकिन जो ये मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण है वो क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को सिद्धांतों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे सिद्धांत क्या होता है, आपको स्पेस में एक रॉकेट भेजना है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कितने फोर्स की, कितने बल की आवश्यकता होगी कि जो हमारा रॉकेट है वो हमारे वायुमंडल को पार करके आकाश में चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए। इसी तरह से मानव भूगोल में सिद्धांतों की खोज करना कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि इस साल भारत से अमेरिका कितने लोग प्रवास कर सकते हैं, बांग्लादेश से भारत कितने लोग प्रवास करके आ सकते हैं, ये चीजें हमें एग्जैक्टली पता हो। इन चीजों को एग्जैक्टली पता करने के लिए, एकदम ठीक ठीक पता करने के लिए, या कह लीजिए ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इसमें एक व्यवस्था खोजने के लिए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, इसको समझने के लिए स्थानिक विश्लेषण सिद्धांतों का निर्माण करता है। कैसे सिद्धांत होते हैं? जैसे ग्रेविटी मॉडल हो गया, एक सिद्धांत हो गया, क्रिस्टॉलर का मॉडल हो गया, वॉन थुनेन का मॉडल हो गया, इसके साथ ही आपका वेबर का मॉडल हो गया। तो ऐसे तमामों सिद्धांतों की खोज की गई और इन सबका उद्देश्य क्या है? स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से जो हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, जो जटिल विश्व है, इसमें एक व्यवस्था की, एक ऑर्डर की खोज करना। देखिए बहुत डिटेल में बताया है क्योंकि मेंस में होता क्या है, मैं आप लोगों की कॉपी चेक करता हूं जो टेस्ट सीरीज में आती हैं। आप लोग बहुत ही सतही बातें लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं मिले। देखिए वैज्ञानिक विषय है, वैज्ञानिक बातें लिखना पड़ेंगी। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जब आप ऐसे ही लिख के आएंगे और साथ में जो शब्द हिंदी के कठिन है उसके ब्रैकेट में जब आप इंग्लिश वर्ड्स भी लिखेंगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। यूपीपीसीएस में है तो भी आपको एक अच्छी भाषा का उपयोग करना होगा और यूपीएससी में तो खासकर एक अच्छी भाषा की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब ज्योग्राफी का जो शुरुआती समय था, जो हार्टशोन और इन लोगों का टाइम था, उसमें क्या था, प्रादेशिक दृष्टिकोण ज्योग्राफी के ऊपर हावी था। यानी प्रादेशिक दृष्टि से विश्व का अध्ययन किया जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे स्थानिक विश्लेषण 1960 से हावी होने लगा। तो स्थानिक विश्लेषण, जैसा कि मैंने कहा, इस एक स्थान में मनुष्य का अध्ययन है। ये बहुत ही शॉर्ट एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके अंदर ये सारी बातें छिपी हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं स्थानिक विश्लेषण, तो इसमें स्थान का मतलब क्या है, यानी स्पेशियल एनालिसिस में स्पेस को किस तरह से देखा जाता है। तो क्योंकि स्पेशियल एनालिसिस एक गणितीय अवधारणा है, गणित को आधार बनाकर चलती है, तो जाहिर सी बात है स्पेस को भी गणित के आधार पर देखा जाएगा। जैसे कि अच्छा यहां पर एक चीज गलत हुई है, प्रदेश की जगह पे क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ज्यामिति में क्या होता है, दो बिंदु होते हैं, जैसे एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। तो पहली चीज हो गई बिंदु, फिर अगर हम दो बिंदुओं को मिला दे तो ज्यामिति में रेखा बन जाती है, और दो से ज्यादा बिंदुओं को मिला दे तो क्या बन जाता है, क्षेत्रफल। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे स्पेशियल एनालिसिस में लागू होता है।
मान लीजिए लखनऊ एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया वाराणसी। तो जो स्थान है उसको किस रूप में देखा जाता है? बिंदु के रूप में। इनको जब मिला देते हैं तो क्या बनती है? रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। अब ये रेखा किस रूप में हो गई? मान लीजिए व्यापारिक मार्ग हो गया कोई, जैसे कि मान लीजिए हाईवे हो गया आपका, या फिर ये कोई जलमार्ग हो गया दो बिंदुओं को मिलाने वाला, तो ये क्या हो गई? रेखा। अब देखिए ये रेखा क्यों बनती है, ये दो बिंदुओं के बीच में संबंध क्यों आता है? जैसे कि दो जो नगर हैं इनके बीच में संबंध क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कुछ अंतर संबंध हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो कोयला यहां से निकाला जाता है और इस नगर में भेजा जाता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया और ये रेखा का निर्माण हो गया। देखिए बिंदु समझ लिए यानी स्थान, दोनों को जोड़ने वाली रेखा यानी कोई मार्ग या व्यापार प्रवाह, ऐसी कोई चीज। अब बात बचती है प्रदेश की। तो प्रदेश क्या है? देखिए मान लीजिए कि जैसे ये शहर ए है, ये शहर बी है, ये शहर सी है। अब शहर ए में कोई पदार्थ का निर्माण होता है, ये शहर ए से पदार्थ कहाँ भेजा जाता है? शहर सी में। और मान लीजिए शहर बी जो है यहाँ पर भी कोई पुर्जा बनाया जाता है। ये चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर कार के जो टायर हैं वो बनाए जाते हैं और यहाँ पर इंजन बनाया जाता है, तो शहर बी से इंजन को यहाँ भेजा जाता है। और सी में क्या होता है? फिर कार की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये क्या हुआ? तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया और इससे क्या हुआ? एक प्रदेश यानी क्षेत्रफल का निर्माण हो गया। तो अब प्रदेश है तो क्षेत्रफल भी होगा। अब देखिए एक उदाहरण समझिए, एक जो स्थान होता है वो अपने आप में एक अलग प्रदेश भी होता है, एक पूर्ण इकाई भी होता है और एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा भी होता है। जैसे कि पहले इसी एग्जांपल को समझ लीजिए, जैसे ये ABC है, ये अपने आप में आपको एक प्रदेश दिख रहा है, लेकिन क्या ये दूसरे प्रदेशों से जुड़े नहीं है? अब मान लीजिए ये C से 4 अलग अलग प्रदेशों में इन कारों को भेजा जाता है बिकने के लिए, D, E और F। तो अब क्या है? वैसे तो ये तीनों मिलकर एक प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन ये इससे भी अंतर संबंधित है, यानी कि अपने आप में ये एक यूनिट है, लेकिन बाहर की जो यूनिट्स हैं, जो बाहर की दुनिया है, उससे ये जुड़ी रहेगी हमेशा। एक उदाहरण से समझिए, जो ब्रिटिश की रेल प्रणाली है, यानी जो ब्रिटेन में जो ट्रेन चलती हैं, अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, यानी पूरे ब्रिटेन में जो ट्रेन चलती हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन ये ट्रेन कहां से जुड़ी है? यूरोप के बाकी देशों से भी जुड़ी हैं, यानी कि जो यूरोप का पूरा ट्रेन का नेटवर्क है उसका भी एक हिस्सा है ब्रिटेन का ट्रेन का नेटवर्क। लेकिन जो ब्रिटेन का ट्रेन का नेटवर्क है अपने आप में कंप्लीट है, पूरे ब्रिटेन में सर्विस देता है। तो इस तरह से स्पेशियल एनालिसिस में स्थान क्या हो गया? भौगोलिक स्थान जटिल अंतर संबंधित स्थानिक प्रणालियों का एक विभाजित सातत्य है। जैसे कि ये भौगोलिक स्थान हो गया। तो स्पेशियल एनालिसिस में भौगोलिक स्थान की क्या परिभाषा है? देखिए कई सारे, इस स्थान में कई सारी स्थानिक प्रणालियां होंगी। कैसे होंगी? मान लीजिए यहाँ पर टूरिज्म का काम होता है, यहाँ पे क्लॉथिंग का काम होता है, कपड़े बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मान लीजिए ऑटोमोबाइल बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर आपका लौह इस्पात का काम होता है, आयरन इंडस्ट्री है, यहाँ पे शिप की इंडस्ट्री है, ये आपका पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है यहाँ पर। तो एक भौगोलिक स्थान में ये सारी चीजें, और ये सारी कैसी हैं? स्थानिक प्रणालियां। देखिए जहां पर आपका टूरिज्म का काम हो रहा है, जैसे वाराणसी हो गया, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट इकाई है। इसी तरह से मान लीजिए जहां पर अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, जहां पर कपड़े का काम हो रहा है, ये अपने आप में एक कंप्लीट इकाई है। तो ये सारी जितनी भी हैं अपने आप में एक कंप्लीट इकाई है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी नहीं है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये सभी अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर यहाँ पर कपड़ा बन रहा है तो जहां पर टूरिज्म का काम है वहां पर जाकर ये सेल हो रहा है, तो यानी ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्या हो गया? भौगोलिक स्थान में पहली बात कई सारी अंतर संबंधित स्थानिक प्रणालियां होगी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये सारी स्थानिक प्रणालियां हैं और ये आपस में अंतर संबंधित हैं। लेकिन इनका ये भौगोलिक स्थान कैसा सातत्य होता है? विभाजित। अब देखिए जो आपका सूरत है वो आपके अहमदाबाद से अलग है, जो अहमदाबाद है वो पटना से अलग है, पटना है वो लखनऊ से अलग है। यानी एक भौगोलिक स्थान में जितने भी स्थान हैं वो सभी एक दूसरे से अलग हैं, जितनी भी प्रणालियां हैं सभी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अंतर संबंधित हैं। अब देखिए आपने एक बार जब बिंदु, रेखा और क्षेत्रफल को समझ लिया है, तो अब बात आती है कि इन तीनों चीजों को समझने के बाद, यानी बिंदु यानी स्थान, रेखा यानी इनको जोड़ने वाला अंतर संबंध,
और क्षेत्रफल यानी कि आपका पूरा का पूरा प्रदेश। जब आपने इनको समझ लिया तो फिर दो प्रश्न बचते हैं भूगोल में। एक कि ये जो पैटर्न बना इसका कारण क्या है, जैसे कि यहाँ पर बहुत घनी बस्ती है, यहाँ पर बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि जो आबादी है वो ऑप्टिमम है, ना ज्यादा है ना कम है। तो ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है इसका कारण क्या है। और फिर कभी कभी पैटर्न बदल जाते हैं, यानी जहां पर अच्छी ज्यादा आबादी थी वहां पर कम हो गई, जहां पर कम आबादी थी वो वहां पर बढ़ गई। तो ये जो पैटर्न है ये बदल क्यों जाते हैं और कैसे बनते हैं, इन दो प्रश्नों पे भूगोल विचार करता है। तो देखिए इस तरह का ये जो भी पैटर्न दिखाई देता है उसके ऊपर दूरी वगैरह का प्रभाव पड़ता है। देखिए जाहिर सी बात है संसाधन का प्रभाव पड़ेगा। आप देखते हैं कहां पर जनसंख्या ज्यादा आपको दिखाई देती है, हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां पर कृषि की संभावनाएं हैं। तो जैसे कृषि की संभावना है इसलिए ज्यादा लोग यहां पर आकर रहते हैं। तो इस तरह से जहां पर संसाधन होंगे जाहिर सी बात है उस संसाधन जो है इस पैटर्न का निर्माण करने वाले एक कारक हैं। इसी तरह से दूरी का प्रभाव, देखिए कई बार क्या होगा, आप देखेंगे कोई क्षेत्र बहुत दूर है जहां पर जाना काफी कठिन है, लेकिन वहां पर भी जाकर मनुष्य निवास करता है, बस्तियां बसाता है। क्यों बसाता है? क्योंकि वहां पर संसाधन है। तो यानी दूरी का प्रभाव किस तरह से चलता है कि वहां पर स्थान पर आर्थिक लाभ कितना है। अगर मान लीजिए दूरी जो है, दूरी की लागत जो है ज्यादा है, यानी आपका जाने आने में जितना टाइम लगेगा, जितना आप रिस्क लेंगे, जितना आपकी लागत आएगी, अगर वो ज्यादा है और आर्थिक लाभ कम है तो आप उस स्थान पर नहीं जाएंगे। और अगर ये लाभ आपको ज्यादा मिल रहा है, आर्थिक लाभ ज्यादा है इस रिस्क से, तो आप चले जाएंगे। यानी ये पैटर्न कैसे बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इस दूरी को तय करने के बदले में क्या मिल रहा है। जैसे अगर कोई कहे कि अमेरिका जो है जहां पर पहले कुछ जनजातियां रहती थी वहां पर यूरोपीय लोग जाकर के क्यों बसे, इतनी दूर से जाकर के इतना रिस्क लेकर के, इसीलिए बसे क्योंकि वहां पर मिलने वाला जो आर्थिक लाभ था वो काफी ज्यादा था। तो इसीलिए इन्होंने दूरी को तय किया। तो देखिए दूरी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। पहली चीज लागत, अगर कोई चीज की लागत ज्यादा आ रही है तो आप वहां पर नहीं जाएंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए कोयला पाया जाता है, लेकिन इस कोयले को यहां से यहां तक लाने में इतनी लागत आ जाएगी जो कि कोयले से भी ज्यादा है। 1 रुपए का कोयला पाया जाता है और लाने में खर्च हो गए 2 रुपए। तो आप कहेंगे इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो लागत का प्रभाव। दूसरा समय का प्रभाव। देखिए मान लीजिए ऐसा समझिए, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्टेंस, एक होता है रिलेटिव डिस्टेंस। एब्सोल्यूट क्या होता है, जैसे मैं कहूं लखनऊ कानपुर के बीच की कितनी दूरी है, तो आप बता देंगे लगभग मान लीजिए आपने कहा 90 किलोमीटर है। अब ये तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो इतना ही रहने वाला है। रोड से कितनी दूरी है तो वो रोड से इतनी ही दूरी रहेगी। लेकिन ये किस तरह से परिवर्तित होती है समझिए। मान लीजिए लखनऊ से कानपुर जाने में आपको लगता है 1 घंटा, जो कि केवल 90 किलोमीटर है। और मान लीजिए कि लखनऊ से एक दूसरा शहर है सी, मान लीजिए वाराणसी है, जो चलिए मान लेते हैं 200 किलोमीटर है। हम लोग ऐसे ही एवरेज समझने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां आप केवल आधा घंटे में पहुंच जाते हैं, बुलेट ट्रेन चला दी गई है। तो ए से सी तक 200 किलोमीटर आप आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। ए से बी तक जो केवल 90 किलोमीटर है आप 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो ए से सी की दूरी ज्यादा है, लेकिन जब आप समय देखेंगे तो आप कहेंगे इससे तो अच्छा है सी स्थान, क्योंकि वहां जल्दी पहुंचा जा सकता है। यानी कि दूरी केवल डिस्टेंस में हम लोग किलोमीटर में नहीं देखते हैं, समय के हिसाब से, लागत के हिसाब से भी देखते हैं, अवसर के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया, और सूचना के भी हिसाब से। मान लीजिए एक स्थान है जहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इस स्थान के बारे में लोगों को अभी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। यहां पे देखिए एक सिंपल डिस्टेंस डिके या दूरी क्षय का सिद्धांत चलता है कि स्थान से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सूचनाओं का प्रवाह कम हो जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए सभी लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं, यहां पर मान लीजिए 70% जानते हैं, तो जब और स्थान से दूर आए तो यहां पे 50% जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्थान के बारे में जानकारी है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ लोगों के पास जो सूचना है वो कम हो जाती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अब देखिए किसी स्थान के बारे में मान लीजिए आप देखते हैं कई बार क्या होता है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर
किसी टूरिस्ट प्लेस की जानकारी तेजी से फैलती है तो वहां पर भीड़ लग जाती है। क्यों भीड़ लग गई? क्या दूरी कम हो गई? दूरी कम नहीं हो गई, सूचना पहुंच गई लोगों तक। जब सूचना पहुंच गई तो इसी स्थान पर जो स्थानिक पैटर्न है, जो यहाँ पर स्पेशल एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो चेंज हो गया। ज्यादा बस्तियां दिखाई देंगी क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है। आपको बड़े बड़े होटल दिखने लगेंगे तुरंत। यहाँ पर आपको कुछ कुटीर उद्योग दिखने लगेंगे, हैंडक्राफ्ट का सामान दिखने लगेगा, दुकानें, भोजनालय, इस तरह की बहुत सी चीजें दिखने लगेंगी। क्यों दिखने लगी? क्योंकि सूचना पहुंच गई लोगों तक। तो सूचना भी दूरी को प्रभावित करती है। तो इस तरह से निरपेक्ष और सापेक्ष दूरी होती है, जिसको मैंने आपको बताया। अच्छा देखिए, अगर हम लोग इसी को थोड़ा और बढ़ाएं तो दो चीजें और कंसीडर करिए, अनुमानित दूरी और सामाजिक दूरी। अनुमानित दूरी क्या होती है? एक क्षेत्र है जो पिछड़ा है। अब मान लीजिए आप इस क्षेत्र के ठीक बगल में रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जाके बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है। तो यानी ये एक आपकी अनुमानित दूरी है, आपको ये बहुत स्थान दूर लग रहा है। क्यों? क्योंकि रास्ते की जो रोड है वो खराब है, रास्ते में कोई सुविधाएं नहीं है। तो यानी कि अगर हम एक पिछड़े क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम इस क्षेत्र को दूसरे स्थानों से ऐसे कनेक्ट करें कि यहाँ पर पहुंचना सुगम हो। इस क्षेत्र में हम सुविधाओं को बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा? जो लोगों की अनुमानित दूरी है वो कम होने लगेगी। जैसे पहले मान लीजिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये स्थान बहुत दूर है। क्यों अनुमान लगा रहा हूं? क्योंकि रोड खराब है, जाने में अनकंफर्टेबल होता है, ज्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ की रोड बहुत अच्छी हो गई तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ, ये स्थान जाने योग्य है। तो पिछड़े क्षेत्र को सुधारने के लिए अनुमानित दूरी को कम किया जा सकता है। देखिए, ये सब स्पेशियल एनालिसिस के लाभ हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्पेशियल एनालिसिस की क्या उपयोगिता है, तो यही आप बताएंगे कि हम ये समझ सकते हैं कि किसी स्थान का विकास कैसे किया जाए। जैसे किसी स्थान पे मान लीजिए लागत ज्यादा है तो हम लागत को कम करेंगे। किसी स्थान पे लग जाने का समय ज्यादा है तो समय को कम करेंगे, तब विकास होगा। किसी स्थान पर अवसर कम है तो हम नए नए अवसर को उत्पन्न करेंगे। किसी स्थान पे अवसर तो है पर सूचना नहीं पहुंची है तो हम सूचना को फैलाएंगे। अच्छा, एक आखिरी दूरी और होती है सामाजिक दूरी। जैसे कि अमीर बनाम गरीब। अगर मैं कहूं एक गरीब व्यक्ति है भारत का, अमेरिका जाना चाहता है, इसके लिए अमेरिका कितना दूर है? इसके लिए अनंत दूरी पे है अमेरिका, ये कभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि साधन उपलब्ध है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। अमीर व्यक्ति के लिए अमेरिका कितनी दूर है? 24 घंटे की दूरी पे है। तो यानी कि सामाजिक दूरी भी होती है जो अमीर और गरीब के बीच में है। अमीर हो सकता है उसी स्थान पे पहुंच जाए केवल 3 घंटे में बुलेट ट्रेन से, और गरीब हो सकता है उस स्थान पे पहुंचे 3 दिन में। तो ये सामाजिक दूरी हो गई। तो ये आज का हमारा स्पेशियल एनालिसिस का जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको हम लोगों ने कवर किया है। अब अगली क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग समझेंगे।